नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से आधुनिक काल से संबंधित भारतेंदु युग के प्रमुख तथ्यों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आधुनिक काल में काव्य खंड के अंतर्गत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेट में कई सारी इकाइयाँ लगी हुई हैं, लेकिन उन इकाइयों में सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है हिंदी भाषा का इतिहास, यानी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, उसमें दर्शन है और इसमें काल विभाजन नामकरण भी है। और उसके साथ साथ भारतेंदु युग से लेकर के जितने भी युग हैं नई कविता तक के काव्य खंड में, वो सारे और अन्य जो है आंदोलन, नवगीत, कवित्रियां, दलित कवि, ये सभी इन सबको लिया जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। बाकी आपने बहुत वीडियोज पढ़ी हैं, इसके पहले देखी हैं, पूरे टॉपिक क्लियर कराए गए हैं, लेकिन प्रमुख तथ्य जो है आपके एक रिवीजन की तरह से काम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे सबसे पहला नंबर 1 जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो है आपका कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये समय सीमा इसकी क्या है, तो ज़्यादातर हमें जो देखने को मिलती है वो समय सीमा 1850 से 1900 तक देखने को मिलती है। तो इसकी समय सीमा के बाद जो है हम इसका जो अगला मेन बिंदु है वो हम लेंगे। एक तो ये कि इसके प्रवर्तक, ये बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको बहुत ही बचकाना लगे, लेकिन कभी कभी हम कुछ चीज़ों को जो कि छोड़ देते हैं वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी कि प्रवर्तक की अगर बात करें तो प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर हम देखें तो इनका एक उपनाम भी मिलता है हमें। उपनाम इनका पूछा जाता है जो कि है रसा। रसा उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं करते थे। बहुत ही बच्चे जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं वो सभी लगभग जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक नज़र में ये सब चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं तो इनको यहाँ लेना जरूरी है। तो रसा उपनाम से ये उर्दू में शायरी लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और बाकी आप जानते हैं कि भारतेंदु की उपाधि इनको दी गई थी। भारतेंदु की उपाधि से तात्पर्य यहाँ पर है कि नाम तो इनका हरिश्चंद्र था, लेकिन इन्हें भारत के इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा कहकर के संबोधित किया गया, तो इन्हें भारतेंदु कहा गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये नाम इनका, ये नाम नहीं है बल्कि इनकी उपाधि है और उपनाम इनका है रसा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि लगभग भारतेंदु जी ने 70 काव्य कृतियों की रचना की है। 70 काव्य कृतियां जो है इनकी लगभग हमें देखने को मिलती हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इनका जो जीवन काल रहा है वो लगभग 35 वर्ष का रहा है। इन्होंने लगभग 5 वर्ष से कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था और उसके बाद में इस टारगेट पे पहुंचना, यानी कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 70 कविताओं तक ये पहुंचे। इसके बाद हम अगर और कुछ मुख्य चीज़ें यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये आता है दिमाग में कि जो भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी, ये भारतेंदु की उपाधि इन्हें भारतीय चांद कह करके जब पुकारा गया तो सबसे पहले ये किस सन में, यहाँ इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये किस सन में इनको दिया गया ये उपाधि। तो भारतेंदु की उपाधि इनको मिली है, आप लोग तब तक गेस कर सकते हैं, भारतेंदु की उपाधि यानी कि भारतीय चांद कह करके इनको, भारत का चांद या भारतीय चांद कह करके इनको संबोधित किया गया। तो ये 1880 में सबसे पहले पहले सार सुधा निधि पत्र में, सार सुधा निधि पत्रिका में सार सुधा निधि पत्रिका में इन्हें भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 1880 में सार सुधा निधि पत्रिका में इन्हें जो है ये उपनाम देने का प्रस्ताव रखा गया था और उसी के फलस्वरूप बाद में इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया भी गया है।
और भारतेंदु की जो रचनाएं हैं, सभी जितनी भी रचनाएं इन्होंने काव्य की हैं, वो सभी भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से संकलित हैं और उनमें सभी रचनाएं आ जाती हैं इनकी, जो कि काव्य रचनाएं हैं भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। एक बिंदु तो आपका ये हो जाएगा। और इसमें भी भाग हैं, तो इसके प्रथम भाग में ये कविताएं संकलित हैं, प्रथम भाग में। और खड़ी बोली के प्रणेता हैं ये। जैसे कि आप जानते हैं कि गद्य में इसके पहले जो भाषा चुनी जाती थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा को चुना था कविता के लिए और खड़ी बोली गद्य को चुना था गद्य के लिए। यानी कि ये जो रचनाएं हम इनकी देखते हैं, गद्य का सबसे बड़ा इनका जो योगदान रहा वो गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग रहा है, खड़ी बोली का प्रयोग। और इसके बाद ही हमें देखने को मिलती हैं, इसके पहले हमें 4 उन्नायक तो देखने को मिलते हैं, जिनमें इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल, ये 4 लोग जो देखने को मिलते हैं, इन्होंने गद्य में रचनाएं लिखी हैं, यानी कि खड़ी बोली में लिखी हैं, जिन्हें कि प्रथम उन्नायक भी कहा जाता है, प्रथम 4 उन्नायक। लेकिन बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे एक विस्तृत रूप दिया है, जो कि गद्य में खड़ी बोली के प्रयोग के सामने हमें दिखता है। और इसके अलावा इन्होंने कई सारी संस्थाएं जो हैं स्थापित की हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं अगला बिंदु जो हमारा है ये संस्थाओं के ऊपर है, कि भारतेंदु द्वारा जो स्थापित संस्थाएं रही हैं, इन्होंने इनका जो है इनकी स्थापना की है। और जैसे इसमें आती है, एक तो आती है कविता वर्धनी सभा। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, ये बहुत काम आएंगे, आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। कविता वर्धनी सभा जो कि 1870 में काशी में स्थापित हुई थी, कविता वर्धनी सभा। और इसके अलावा इन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की है। पेनी रीडिंग क्लब जो कि 1873 में, ये 1873 में, और कविता वर्धनी सभा 1870 में। इसके बाद इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, लास्ट वाला जो हम लिख रहे हैं तदीय समाज, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका प्रकाशन इसके स्थापना वर्ष को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 1873 में स्थापित हुआ था। तो ये संस्थाएं जो आप देख रहे हैं, संस्थाएं भारतेंदु जी के द्वारा ये जो है स्थापित की गई हैं, जिनमें कविता वर्धनी सभा 1870 में, पेनी रीडिंग क्लब 1873 में, तदीय समाज 1873 में ये जो है स्थापित किए गए हैं। ये सारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। इसके बाद हम अगले बिंदु को लेते हैं, जो कि भारतेंदु युग में भारतेंदु के ऊपर ही है, जिसमें कि एक रचना इनकी है कि फूलों का गुच्छा। ये रचना इनकी खड़ी बोली में मिलती है, फूलों का गुच्छा। ये कविता जो है ये खड़ी बोली में मिलती है, बाकी सारी कविताएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हैं। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है, प्लस दशरथ विलाप, ये 2 रचनाएं इनकी खड़ी बोली में मिलती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की जो अलग से चीजें होती हैं वो परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, इनकी रचनाएं जो है ये खड़ी बोली में है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक रचना इनकी है विजयिनी विजय वैजयंती, जो कि ये कविता जो दिया गया, कविता जो ये रची गई थी, ये मिस्र में उस समय भारतीय सेना की विजय प्राप्ति हुई थी मिस्र में तत्कालीन, तो उसके ऊपर लिखा गया था विजयिनी विजय वैजयंती। तो इसलिए ये भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रचना है। इसके बाद हम आते हैं, इतना पॉइंट हो सकता है आप लोगों ने नोट कर लिया हो। और इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने से पहले, इसको इरेज करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि या तो आप इसकी फ़ोटो लेके रख लें, या अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगले बिंदु पर।
चलिए नेक्स्ट डे हम इसको इरेज करने से पहले जो है इसकी फ़ोटो भी आप तक शेयर करेंगे और साथ में ये ग्रुप में हम लोग डालेंगे, प्लस इसको हो सकता है मैं क्रॉप भी कर दूँ, ठीक है। मुझे लगा था ये एक बार में रफ हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है यहाँ पर हम 7 नंबर लेंगे। 7 नंबर में विजयनी विजय वैजयंती, ये जो टॉपिक है विजयनी विजय वैजयंती, ये रचना है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये रचना भारत की सेना के विजय के ऊपर लिखी गई थी। 1882 में ये प्रकाशित हुई थी और ये मिस्र में भारत की सेना के विजय के रूप में लिखी गई थी, उसकी विजय गाथा लिखी गई थी भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये लिखी गई थी। इसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु हमारा है 8 नंबर का। यहाँ पर आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र, तदीय सर्वस्व, सांडिल्य भक्ति सूत्र, इनके अनुवाद जो है क्रमशः भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। एक इनकी रचना है भक्ति सूत्र वैजयंती। इस शीर्षक में जो रचना है उसमें आती हैं नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, तदीय सर्वस्व। एक आपने भी सुना था तदीय समाज की स्थापना की थी और यहाँ पर है तदीय सर्वस्व। इस प्रकार से इनकी रचना जो ये है ये 1874 में इन सबको एक भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से इन्होंने जो है संपादित किया है, यानी कि लिखा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा भारतेंदु की मुकरियाँ जो हैं वो और उर्दू की कविताएं, ये सब खड़ी बोली में है। भारतेंदु ने मुकरियाँ भी लिखी हैं, मुकरियाँ भी इनकी खड़ी बोली में है। खड़ी बोली में है। और इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं 70, यानी कि जो हमारे पास काव्य रचनाओं का जो एक क्रम है वो सभी मिलती हैं 70। तो इसके साथ यानी इस पीडीएफ के साथ मैं आपको उन 70 रचनाओं का जो की फोटो है वो आपके इस पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, यानी इस वीडियो में यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, जिससे लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो आप उन सभी रचनाओं के
नाम देख सकते हैं उस पीडीएफ में। इसके अलावा इनका जो अगला बिंदु है ये है 10 नंबर में है कि रिपनाष्टक जो कि 1884 में प्रकाशित हुई थी। 1884 में प्रकाशित हुई थी। ये लॉर्ड रिपन, तत्कालीन जो है उस समय लॉर्ड थे, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा गया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अंग्रेजों में किसी की भी प्रशंसा नहीं की हो, तो उनकी प्रशंसा में इन्होंने लिखा रिपनाष्टक। और भारतेंदु द्वारा जो है जो अन्य शैलियाँ जो प्रयोग की गई हैं, उन शैलियों में अगर हम देखें तो शैली जो प्रयोग हुई हैं वो सारी हैं। एक तो पैरोडी शैली है, स्यापा, गाली, लावनी, इन सब शैलियों का प्रयोग उन्होंने किया है भारतेंदु ने अपनी कविताओं में। जैसे हम अगर यहाँ पर नाम लेना चाहें तो स्यापा में उन्होंने लिखा है उर्दू का स्यापा। पैरोडी जो है इसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है बंदर सभा। और गाली में लिखा है समधिन मधुमास, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो जब लड़के लड़की का विवाह होता है तो उस समय समधिन का जो है एक मधुमास चलता है, यानी कि गालियों का एक सीजन चलता है जिसमें लड़की वाले पक्ष वाले लड़के वालों को गाली देते हैं और लड़के वाले जो है वो लड़की वालों को गाली देते हैं। लावनी में इन्होंने लिखा है वर्षा विनोद। तो इस प्रकार से ये रचनाएं जो हैं आपको इन शैलियों के अंतर्गत मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने प्यार जो है लिखा है। प्यार एक तरह का छंद है जो कि है बंगला छंद है। और इस प्यार छंद में इन्होंने लिखा है जो है प्रात समीरन रचना है इनकी प्यार छंद में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है कि प्यार छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी रचना की है। तो ये प्रातः समीरन मिलता है या प्रात समीरन मिलता है। और इसके सिवा जितने भी चीज़ें यहाँ पर हमने बात की हैं वो सब जो है कहीं न कहीं से रिलेटेड हैं आपके जो है कोर्स से। और ये फास्ट रिवीजन है आपका, एक तरह से आप इनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या फिर जो है इसको ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। एक और छूट रही है जो कि है विजय वल्लरी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विजय वल्लरी जो है वो एक काबुल की विजय के ऊपर लिखी गई थी। काबुल विजय के उपलक्ष्य में ये एक कविता है। विजय के उपलक्ष्य में ये कविता लिखी गई थी विजय वल्लरी। यानी कि आप नाम से गेस कर सकते हैं। जब विजय, जैसे यहाँ पर विजय लिखा हुआ है, विजयनी विजय, वैजंती में विजय लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विजय वैजंती में, जो कि मिस्र के विजय में हुआ था। भारतीय सेना की विजय के रूप में लिखी गई थी ये कविता। और ये वाली विजय वल्लरी जो है वो काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। और एक और बजती रिपनाष्टक जो कि लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर समस्त चीज़ों का रिवीजन यहाँ पर आपको करवाया है। ऐसे ही और जो है वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। इसके आगे की वीडियोज में हम भारतेंदु युग के अन्य लेखकों के ऊपर, अन्य कवियों के ऊपर बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी भारतेंदु युग के अन्य टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है देख सकते हैं और इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।